नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नई मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहा हूं, राजस्थान इतिहास की। इन ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत मां सरस्वती का आशीर्वाद, आप सब लोगों का सहयोग और मेरे साथियों का मोटिवेशन मुझे यहाँ तक खींच लाया। विद्यार्थियों के बार-बार डिमांड पर आज मैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म शुरू करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, राजस्थान इतिहास के नाम से अपने सबसे पहले किसान आंदोलन की सीरीज़ प्रारंभ करेंगे। किसान आंदोलन की सीरीज प्रारंभ करेंगे जो कि मेरे यूट्यूब चैनल कमलवीर बेनीवाल हिस्ट्री के नाम से आपको मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगा इन कक्षाओं को रेगुलर करने की और आप सब विद्यार्थियों को इस राजस्थान इतिहास से रूबरू करवाने के लिए मैं निरंतर कक्षाएं लेके आऊंगा। राजस्थान इतिहास के किसान आंदोलन की सीरीज सबसे पहले प्रारंभ करने जा रहा हूं। मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि कक्षाएं किस प्रकार से रहेगी। नियमित कक्षाएं होगी और कक्षाओं का जैसे मैं कंटेंट बताऊं आपको, वर्तमान में आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जिस लेवल की परीक्षाएं आयोजित करवा रही है, प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं और बोर्ड ने साफ साफ कह दिया कि हम तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनाएंगे, आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी होगी। विद्यार्थियों, मैं मेरा 100% प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि आरपीएससी के उस लेवल तक, अधीनस्थ बोर्ड के उन प्रश्नों के उन लेवल तक आपको लेके जाऊं। विषय के प्रत्येक एकदम गहराई तक जाके आपको उस तथ्य तक और उस अवधारणा को एकदम क्लियर करवाऊंगा, जहां आरपीएससी प्रश्न पूछना चाह रही है वहां तक लेके जाऊंगा। इसके बाद में जैसे हमने किसान आंदोलन की सीरीज प्रारंभ की है, हम बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इसके बाद लगातार आंदोलन, किसान आंदोलन, जैसे बेगू किसान आंदोलन आ जाए, बूंदी किसान आंदोलन, अलवर वगैरह, जो भी सारे किसान आंदोलन पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चंस उपलब्ध करवाऊंगा और उन क्वेश्चंस की चर्चा हम लाइव क्लास के अंदर लेके आएंगे और आपको अच्छी लेवल के प्रश्न जो वर्तमान आरपीएससी पूछना चाह रही है, मतलब आरपीएससी यूपीएससी के लेवल पे चल पड़ी है। आपने अभी प्रथम श्रेणी व्याख्याता के प्रश्न पत्र देखे होंगे, मतलब इतने शानदार और बेहतरीन प्रश्न आते हैं कि मतलब हमें इन चीजों का समझ नहीं आ रहा कि प्रश्न कहाँ से उठा रही है। मार्केट में उपलब्ध पुस्तकों के अंदर वो कंटेंट नहीं है। विद्यार्थियों, मैं मेरा 100% कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाऊं, आपके लिए निरंतर बना रहूं और आपको इतिहास से रूबरू करवाने के लिए, आपको इतिहास में जो समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए मैं प्रयास करूंगा। कमलवीर बेनीवाल के नाम से मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल। ये आपको यहाँ पर मैंने दिखा रखा है। आप इसको लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको निरंतर ये आपको मिलता रहेगा कंटेंट, उसके ऊपर वीडियो अपलोड होते रहेंगे और एमसीक्यू की आपकी सीरीज वगैरह चलती रहेगी। तो विद्यार्थियों, आपके सहयोग से ही मैं यहाँ तक आया हूँ और उम्मीद करूंगा कि ये सहयोग आपका आगे निरंतर मेरे ऊपर बना रहे, मेरे साथ बना रहे और इष्ट देव माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। आप अपने उद्देश्य को कामयाब हो, आप अपने उद्देश्य में कामयाब हो, आप सफल हो और उस सफलता के अंदर थोड़ा सा योगदान मैं आपके साथ आपका जरूर करूंगा, आपके साथ जुड़ा रहूंगा। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज हम राजस्थान इतिहास का किसान आंदोलन सीरीज का प्रथम टॉपिक, बिजोलिया किसान आंदोलन। मैं आपको बताऊं, थोड़ा प्रारंभ करें अपने, जैसे किसान आंदोलन, मैं रियासतकालीन राजस्थान दिखा रहा हूं आपको। किसान आंदोलन, सबसे पहले बात करें कि बिजोलिया किसान आंदोलन से पहले मैं आपको आपसे बात करूं कि हमने हमारे राजस्थान के अंदर या पूरे भारत के अंदर किसान आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी। किसानों को ऐसी क्या समस्याएं आई थी जिनके कारण उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किए। ये रियासतकालीन राजपूताना का मैप देख रहे हो आप। रियासतकालीन राजपूताना यानी कि प्राचीन राजा महाराजाओं का जो काल था, रियासतकालीन बोले उसको। रियासत काल के अंदर अपने राजस्थान के अंदर जैसे एकीकरण के समय की बात करें तो वो लगभग 19 रियासतें थी अपने पास। 19 रियासतों में जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, बीकानेर रियासत है, जैसलमेर है, ये जोधपुर रियासत है, उदयपुर अपने, जैसे ये उदयपुर रियासत है। अपने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ना, तो बिजोलिया जो था वो इसके अंदर उदयपुर रियासत के अंदर, मेवाड़ रियासत के अंदर, उदयपुर नहीं, मेवाड़, मेवाड़ रियासत के अंदर था। ये देखिए मेवाड़ रियासत, यहाँ बिजोलिया था।
बिजोलिया के अंदर आंदोलन हुआ, बेगू के अंदर आंदोलन हुआ, मेवाड़ के खालसा क्षेत्र में आंदोलन हुआ। इसके पास में रियासत बूंदी रियासत थी, जैसे बूंदी के अंदर आंदोलन हो गया। अब इसके अलावा अलवर के अंदर आंदोलन हुआ, बीकानेर में आंदोलन हुआ था, जोधपुर के अंदर आंदोलन हुआ था, मारवाड़ का आंदोलन, और इधर जयपुर रियासत के अंदर भी किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन अपने पढ़ते हैं। तो खूब सारे किसान आंदोलन हुए थे। इन आंदोलनों का कारण क्या था? इन आंदोलनों के पीछे ऐसे क्या कारण थे कि किसानों को आंदोलन करना पड़ा और अपनी रियासतों, अपने राजाओं, अपने जागीरदारों के साथ लड़ना पड़ा, अपने अधिकारों की मांग के लिए इनके साथ लंबा संघर्ष करना पड़ा? विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं कि रियासतकालीन जो राजपूताना था, उस रियासतकालीन राजपूताना के अंदर जो राजस्थान की स्थिति थी, उसमें मैं आपको एक चीज बताऊं पहले कि जैसे राजा हुआ करता था, मतलब एक रियासत मेवाड़ की बात करें पड़े, मेवाड़ रियासत का राजा है। मेवाड़ रियासत के राजा के 2 बेटे, 4 बेटे, 5 बेटे हो गए। देखो, मेवाड़ रियासत, मेवाड़ की राजधानी उदयपुर भी रही, चित्तौड़ भी रही। राजधानी के अंदर जो बैठेगा वो राजा बनेगा, यानी कि सबसे बड़ा बेटा उत्तराधिकारी, सबसे बड़ा बेटा होगा। सबसे बड़ा बेटा राजा बनेगा, तो राजा तो एक बेटा ही बना। राजा के बेटे हुए 10, 4, 3, 2, जितने भी हुए, सबसे बड़े वाला तो बना राजा। देखो, दूसरे वाले बेटा, दूसरे वाले बेटे, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी को तो राजा नहीं बना सकते। तो फिर छोटे वाले बेटों को क्या किया जाएगा? छोटे वाले बेटों को जो आस पड़ोस के गांव होंगे, जागीरें होंगी, छोटे ठिकाने होंगे, वो दिए जाएंगे। मान लो बड़े वाला बेटा राजा बन गया, 2 नंबर का बेटा, इसको एक ठिकाना दे दिया, तीसरे बेटे को एक दूसरा ठिकाना दे दिया, तीसरे को, चौथे को एक फिर ठिकाना दे दिया। ये जो छोटे छोटे गांव इनको दिए गए थे, यहां पर ये राज किया करते थे इस बड़े वाले भाई के अधीन रहकर। तो ये यहाँ के जागीरदार कहलाए थे। क्या कहलाए? जागीरदार, या फिर इनको बोले ठिकानेदार। इनको बोला जाए ठिकानेदार, जागीरदार या ठिकानेदार के नाम से जाने जाए। अब राजस्थान में हुआ क्या कि खूब सारी रियासतें थी, उन रियासतों के अंदर राजा थे, और उन रियासतों के अधीन जो छोटे छोटे जो गांव वगैरह, छोटी रियासतें थी, छोटी जागीरें थी, वहां पर सामंत राज किया करते थे, इन राजाओं के अधीन हुआ करते थे, और वो जागीरदार या ठिकानेदार के नाम से जाने जाते थे। अब देखो, 2 प्रकार की भूमि होगी। अब प्रत्येक रियासत में अगर बात करें तो हम, देखो, जहां राजा का राज है, उस भूमि को बोला जाए खालसा भूमि। उस भूमि को बोला जाएगा खालसा भूमि। खालसा भूमि होती थी केंद्रीय भूमि, जहां पर राजा का सीधा अधिकार होता था। और जो छोटे वाले भाइयों को दी गई वो थी जागीर भूमि, वो थी जागीर भूमि। अब इसके अंदर कई प्रकार की और भूमियां थी, जैसे चारागाह भूमि, ये स्वतंत्र हुआ करती थी, प्रत्येक गांव में चारागाह भूमि हुआ करती थी। दूसरी एक भूमिया जागीर हुआ करती थी। भूमिया जागीर, गांव के कोई रक्षक थे या फिर जो सुरक्षा गार्ड हुआ करते थे, उनको, गांव की रक्षा करने वाले लोगों को भूमिया कहा जाता था, और वो भूमिया जागीर हुआ करती थी। राजा के पास जो जमीन, वो खालसा भूमि। जो उसके अधीन सामंतों के पास जमीन, वो जागीर भूमि, वो जागीर हुआ करती थी या ठिकाना हुआ करता था। चारागाह के लिए जो रिजर्व लैंड हुआ करता था, उसको चारागाह भूमि कहा जाता था। ये स्वतंत्र भूमि हुआ करती थी, और राजाओं ने इस चारागाह भूमि पर भी टैक्स लगा दिए थे। किसानों ने यहां से भी विरोध किया था। ये भूमियां जागीर हुआ करती थी, जो गांव की सुरक्षा करने वाले लोग होते थे, उनको दी जाती थी। तो ये जागीरों के कई प्रकार थे। खालसा भूमि है, यहाँ पर राजा का राज है, राजा ने टैक्स लगा दिया। जागीर भूमि है, यहाँ ठिकानेदार है, ठिकानेदार ने टैक्स लगा दिया। चारागाह भूमि स्वतंत्र है, फिर भी राजा ने टैक्स लगा दिया। भूमिया जागीर है, यहां भी छोटे मोटे विरोध प्रारंभ हो गए। किसानों ने धीरे धीरे इन चीजों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। दूसरा, अब इन्होंने जैसे भू राजस्व कैसे वसूल करना शुरू किया, या फिर टैक्स कौन कौन से थे, लागतें कौन कौन सी थी, उन चीजों के बारे में मैं बताऊं आपको। सुनो बात। जैसे ये किया करते थे कि एक तो था राजस्व वसूली के तरीके बताऊं मैं आपको। एक तो था भू राजस्व, भू राजस्व, और दूसरा था लाग बाग, लाग बाग, या अनेक प्रकार के जो कर हुआ करते थे, उनको लाग बाग बोलने पड़े। भू राजस्व क्या था? ये लैंड रेवेन्यू था। मतलब जमीन के, खेती के अंदर किसान खेती करेगा, उसके उत्पादन पर लगने वाला टैक्स हुआ करता था। उत्पादन पर जो टैक्स होगा वो राजा वसूल करेगा, ठिकानेदार वसूल करेगा।
कोई वसूल कर ले, चाहे खालसा भूमि में राजा वसूल करेगा और जो जागीर भूमि थी वहां ठिकानेदार वसूल करेगा। देखो, भू राजस्व वसूली की क्या विधियां हुआ करती थी। एक विधि थी लाटा, एक विधि थी कुंता। लाटा और कुंता विधि, अपने इसको पढ़ते हैं लाटा कुंता विधि, एक साथ भी पढ़ लो, लेकिन दो अलग अलग विधियां हैं ये, लाटा और कुंता। लाटा का मतलब किसान की फसल खेत में है, फसल किसान ने काट ली और उस काटी हुई फसल को खेत में एक जगह इकट्ठा कर लिया, गट्ठर बांध लिए, लाट बना ली उसकी, मंडली बना ली उसकी, और उस मंडली का या एक साथ इकट्ठे की हुई फसल का राजस्व निर्धारण करना लाटा कहलाता था। दूसरी है कुंता। किसान के खेत में फसल खड़ी है, अभी तक किसान ने फसल काटी नहीं, खड़ी फसल को अनुमान के आधार पर, कुंता का मतलब ही कूंतना है, अनुमान लगाना, खड़ी फसल का अनुमान के आधार पर भू राजस्व निर्धारित कर देना। से मान लो किसान ने पूरे खेत में से फसल काट के एक जगह इकट्ठी कर ली, राजस्व अधिकारी आया, राजस्व अधिकारी ने उन फसलों को देखा, उस फसल को देखा और बता दिया कि तेरे खेत में इतना अनाज हुआ है या होगा, और हमारे जो हमारा हिस्सा, राज्य का हिस्सा है, मान लो 30% है, 40% है, अलग अलग समय ये बढ़ जाया करता था, 40% या 30%, 50% तक हो जाया करता था, 1/2 भू राजस्व राजा ले लिया करता था। ये तो था लाटा। किसान देखो, किसान के खेत में फसल खड़ी है, अभी तक काटी नहीं किसान ने, नहीं काटी तो राजस्व अधिकारी आया, खेत की एकदम बाउंड्री के ऊपर यहां खड़ा हुआ और उसने कहा कि किसान, कोई भी किसान है, उस किसान को बताया कि देख तेरे के खेत में इतनी शानदार फसल खड़ी है, अब की बार तो बहुत अच्छी फसल होने वाली है, और मुझे लग रहा है तेरे खेत के अंदर, उस पूरे खेत के अंदर 100 क्विंटल अनाज हो जाएगा, तो एक काम करना, 40 क्विंटल हमारा पूरा राजस्व इसके अंदर पहुंचा देना। अब किसान के खेत में राजस्व अधिकारी ने 40 क्विंटल अनाज लिख दिया, राजस्व अधिकारी ने अपने कागजों के अंदर एंट्री कर दी कि ये किसान 40 क्विंटल अनाज राज्य को टैक्स के रूप में देगा। किसान के खेत में भले ही 100 क्विंटल अनाज हो चाहे ना हो, उस राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया टैक्स उसे जमा करवाना पड़ेगा। 100 क्विंटल की जगह अगर 120 क्विंटल हो गया तो वो देखो 40 क्विंटल जमा करवा देगा, उसको प्रॉफिट हो गया। अगर 100 क्विंटल की जगह उसके खेत में 60 क्विंटल अनाज हो गया तो भी उसे 40 क्विंटल अनाज जमा करवाना पड़ेगा। अब वो भाग किसान के हैं, और ये वाले किसान के भाग वही नहीं करते थे, यही हुआ करता था, राजस्व अधिकारी ज्यादा ही निर्धारित करके जाया करते थे और भू राजस्व खूब सारा राज्य निर्धारित करके अपने पक्ष में, अपने उस राजकोष में जमा करवा लिया करता था। ठीक है, मान ली भू राजस्व जमा करवा दिया किसान ने, लेकिन अनेक प्रकार की लाग बाग, अनेक प्रकार के लाग बाग हुआ करते थे, अनेक प्रकार के कर। लाग बाग का मतलब अनेक प्रकार के कर। ये तो भू राजस्व था, लैंड रेवेन्यू लगा करता था। दूसरा क्या, लाग बाग। लाग बाग क्या थी, खूब सारे टैक्स लगे, खूब सारे टैक्स मतलब अलग अलग प्रकार के, इनमें भी अलग अलग टाइप के, जैसे कुछ नियमित हुआ करते थे, रेगुलर लिया करते थे, और कुछ अनियमित भी थे, कुछ अनियमित थे। अब नियमित में जैसे मतलब रेगुलर, हर साल जो टैक्स लगेगा किसी चीज पर लग जाए, जैसे अभी मैंने चारागाह का नाम लिया, चराई कर लगेगा। अब कुछ राजा चराई कर ले लिया करते थे और कुछ राजा चराई कर नहीं लगाते थे। जैसे और खूब सारे टैक्स थे, जैसे चमरी कर था, बेटी के ब्याह पे टैक्स लिया करता था, अनियमित हो गया। बेटी के विवाह, किसान की बेटी का विवाह है तो बेटी का विवाह एक बार ही हुआ है, तो जब विवाह के समय टैक्स लिया जाएगा वो अनियमित कर हो गया। अब रेगुलर लिए जाने वाले कर नियमित थे और जो इरेगुलर थे वो अनियमित टैक्स थे, कभी कभार लिए जाए, जैसे तलवार बंदाई था। मैं अनियमित करों की बताऊं आपको, जैसे एक तलवार बंदाई का, राजा जब राजा मतलब इधर अपने बिजोलिया के अंदर लगाया गया था तलवार बंदाई कर, उसका राज्याभिषेक किया जाए तब वो तलवार बंदाई कर लगेगा। चौमरी कर बेटी के विवाह के अवसर पर लगाया जाए, अनियमित कर था। खिचड़ी लाग लगी, खिचड़ी लाग का मतलब जब राजा या उसके सैनिक किसी राज्य का दौरा करेंगे, किसी गांव में जाएंगे, तो वो गांव के लोग उनके खाने की व्यवस्था करेंगे, खिचड़ी लाग लग गया। एक सिंगुटी लाग था, पशुओं की खरीद बिक्री पर लगने वाला लाग, कर, सिंगुटी लाग, पशुओं की खरीद बिक्री पर लगने वाला टैक्स। कई प्रकार के टैक्स थे जिसके कारण किसान परेशान हुए। अब इन टैक्सों की दर बढ़ी क्यों, ये लाग बाग इतने ज्यादा क्यों हो गए, मैं ये बात बताऊं आपको।
देखो ये टैक्स नए इतने सारे खूब सारे टैक्स राजा महाराजाओं ने या सामंतों ने क्यों लगाए थे, इनके पीछे कारण क्या था? देखो अभी तक मैंने आपको 2 बात बताई, सुनो बात। एक बात मैंने ये बताई कि राज्य के अंदर, किसी भी रियासत के अंदर भूमि के प्रकार, कौन-कौन से प्रकार थे? एक खालसा भूमि थी, जो सीधा केंद्रीय भूमि हुआ करती थी, राजा के अधीन थी। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि एक जागीर भूमि होती थी, वो जागीरदार के अधीन होती थी। चारागाह भूमि होती थी और एक भूमिया जागीर हुआ करती थी, जो गाँव की सुरक्षा के लिए किसी एक सुरक्षा जो अधिकारी हुआ तो होता था, उसको दे दी जाती थी। भूमि के प्रकार हो गए। उसके बाद मैंने बताई लगान की विधि, यानी टैक्स निर्धारण कैसे किया जाता था। मैंने एक भू राजस्व बताया, दूसरी लाग-बाग बताई। भू राजस्व यानी कि जमीन के उत्पादन पर लिए जाने वाला टैक्स, अनाज के उत्पादन पर लिए जाने वाला टैक्स। दूसरा लाग-बाग अन्य प्रकार के कर। अन्य जितने भी प्रकार के टैक्स थे वो लाग-बाग थी। तो ये भूमियों के प्रकार हो गए, मतलब उस रियासत की भूमि के प्रकार हो गए, उस रियासत में लिए जाने वाले टैक्सों के प्रकार हो गए। ये टैक्स बढ़े क्यों? आंदोलन हुए क्यों? इसके पीछे एक और कारण बताऊं मैं आपको। 1818 1818 अंग्रेज राजस्थान में आए। अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्थान के राजाओं के साथ संधियां की थी। राजस्थान के राजाओं के साथ 1818 में संधियां की। 1817 1818 संधियां की, तो इन संधियों के मार्फत अपने जो राजस्थान के राजा महाराजा थे, उनकी अंग्रेजों के साथ दोस्ती हो गई। इन संधियों के तहत वो अपने, देखो संधियों वाला टॉपिक अलग है, मैं सीधा सीधा आपको ये बता दूं कि अंग्रेज राजस्थान में एंटर कर गए थे 1818 में। 1818 के बाद 1818 की संधियों के कारण ही 1857 की क्रांति भी हुई थी। 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, अंग्रेजों के आने के कारण हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद तो राजस्थान में अंग्रेजों का ऐसा अधिकार हुआ, इन राजा महाराजाओं पे ऐसा प्रभाव पड़ा उनका, कि इनको मजबूरन मजबूरन अंग्रेजों के अधीन काम करना पड़ा। 1818 की संधियां, 1857 की क्रांति, राजस्थान के अंदर, राजपुताने के अंदर अंग्रेजों का प्रभाव इतना बढ़ गया कि ये जो जागीरदार राजा और सामंत थे, ये अंग्रेजों के अधीन काम करने लग गए थे। अंग्रेजों की सेवा में मतलब हर समय उपस्थित रहते थे। अंग्रेजों के साथ इनकी मित्रता हो गई थी। ब्रिटिश प्रभाव इन पर इतना पड़ गया था कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति में पाश्चात्यकरण दिखाई देने लग गया था। पश्चिमी सभ्यता के अंश यहाँ पर दिखाई देने लग गए थे। सामंतों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। अंग्रेजों से सामंत सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। क्यों हुए? क्योंकि सामंतों का राजाओं से कनेक्शन कट गया था। अंग्रेज जब आ गए तो सामंतों का राजाओं का आपसी छोटा मोटा विवाद प्रारंभ हो गया था। सामंत अंग्रेजों के अधीन अपने आप को ज्यादा सुरक्षित मानने लग गए थे। अंग्रेजों के साथ संबंध अच्छे रखने लग गए थे, और अंग्रेजों के साथ संबंध अच्छे थे, उनके साथ दोस्ती होने लग गई थी। और सामंत जो थे वो अंग्रेजों के पाश्चात्यकरण, जो उनकी पाश्चात्य शिक्षा थी, उसको अपना रहे थे। जैसे अंग्रेजों ने मेयो कॉलेज की स्थापना कर दी। अंग्रेजों ने मेयो कॉलेज की स्थापना की अजमेर में 1872 के अंदर। मेयो कॉलेज के अंदर अंग्रेजों ने, प्लान था उनका एकदम कि राजस्थान के जो राजा महाराजा सामंत जो अपनी जनता के साथ जुड़े हुए हैं, उनको तोड़ा जाए। उनको अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपनी जनता से, आवाम से जो उनका कनेक्शन है, उसमें बीच में दूरी स्थापित की जाए। कैसे? मेयो कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज में उन राजा महाराजाओं और सामंतों के बच्चे पढ़ेंगे और उनको पाश्चात्य शिक्षा दी जाएगी। इससे पहले क्या हुआ करता था? राजा महाराजाओं के जो बच्चे थे या फिर राजा महाराजा यहाँ के थे, वो इसी समाज के साथ बड़े होते थे। इसी समाज के साथ वो शिक्षा ग्रहण करते थे। संस्कृति, सभ्यता, त्योहार वगैरह यहीं रह के मनाया करते थे। खेल यहीं खेला करते थे वो बच्चे। राजा के बच्चे गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, दूसरे बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, त्योहार एक साथ मना रहे हैं, सारी चीजें एक साथ हुआ करती थी, एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने यही देखा कि इन राजाओं का जनता के साथ इतना लगाव कैसे है, और इनको पता चला कि इनकी सभ्यता, इनकी संस्कृति, इनका रहन सहन, इनका खान पान इस जनता का और इन राजा महाराजाओं का एक जैसा है। इसके अंदर विभेद पैदा किया जाए, और इन्होंने एक नए स्कूल की स्थापना की। नाम है मेयो कॉलेज। स्कूल था 12वीं तक का। मेयो कॉलेज में राजा महाराजाओं को समझाया कि तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अंग्रेजी पढ़ाओ, पाश्चात्य शिक्षा लेके आओ, ताकि ये ज्यादा बढ़िया राजा बनेंगे। राजा महाराजाओं ने अपने बच्चों को मेयो कॉलेज में एडमिशन करवाया। मेयो कॉलेज में रहन सहन अलग था, खान पान अलग था।
अलग प्रकार के कपड़े पहना करते थे, खान-पान अलग, वो चाकू छुरियों से खाया करते थे, अपने वाले बच्चे सीधे हाथ से लपा-लप खाए। अब इनके अलग-अलग चीज़, अब गेम जैसे इधर जो गाँव के बच्चे थे पहले खेला करते थे, अब अपने क्या खेले? अपने पिट्ठू खेल ले बच्चे, सितोलिया, मारदड़ी खेल ले। ऐसे लोकल गेम जो इधर के थे, वो खेला करते थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो खेलेंगे पोलो, वो खेलेंगे क्रिकेट, वो खेलेंगे चेस, शतरंज। अब वो खेल गाँव वाले बच्चों को नहीं आए। इन लोगों का धीरे-धीरे, अच्छा दूसरा उनका पहनावा वहाँ, ड्रेसिंग सेंस अलग कर दिया, उनकी भाषा अंग्रेजी हो गई। अब जब वो लोग वहां से पढ़ के अपने गांव में आए, अपने राज्य के अंदर राजा बने, ठिकानेदार बने, सामंत बने, तो अब वो धीरे-धीरे अपनी जनता से हीन भावना रखने लग गए थे। पाश्चात्य शिक्षा ने इतना प्रभावित किया कि राजाओं और जनता का बीच में जो विभेद था, बीच में जो उनका संपर्क था, वो दूर कर दिया। दूसरे, सामंतों को अंग्रेज विदेशी शराब लाके दिया करते थे और सामंतों को विदेशी शराब पसंद आने लग गई। ऐसे अब जैसे खर्चे बढ़े, मेयो कॉलेज में बच्चे पढ़ेंगे, फीस लगेगी, सामंत विदेशी शराब पियेंगे, खर्चा बढ़ेगा। सामंतों ने धीरे धीरे टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए। मैंने अभी बताया कि लाग बाग इन सामंतों ने वो टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए, खुद के खर्चे पूरे करने के लिए जनता पर टैक्स बढ़ा दिए। अब जनता पर जब टैक्स बढ़ा दिए, धीरे धीरे जनता नाराज रहने लगी और जनता नए करों से नाराज हुई तो जनता ने आंदोलन कर दिया। किसान आंदोलन के ये बड़े कारण थे। मैंने भूमियों के प्रकार बता दिए, मैंने टैक्स के प्रकार बता दिए, मैंने आंदोलन के ओवरऑल पूरे राजपुताने में आंदोलन के कारण बता दिए। तो मैं आपको बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ करवाऊं। अब हम करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत। बिजोलिया बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर, मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना, मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना बिजोलिया। देखो, आपके सामने दो मैप है। पहले मैंने एक रियासतकालीन राजपूताना बताया था, अलग अलग रियासतें बनी हुई थी उसके अंदर सारी। अब मैं, दो मैप है तुम्हारे सामने, ये मेवाड़ का नक्शा है। ये मेवाड़ रियासत है, ये पूरा राजपूताना, इसमें से ये मेवाड़ देखो, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये चीजें मेवाड़ का मतलब भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ और वर्तमान में जैसे सलूम्बर जिला बन गया, तो वो इसी क्षेत्र के अंदर मेवाड़ रीजन के अंदर ही आए। और प्रतापगढ़ जैसे पहले अलग हुआ था, तो वो ये पूरा भूभाग ये मेवाड़ कहलाता है। मेव जाति वगैरह यहाँ रहा करती थी। मेवों को पराजित करने के कारण मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, ऐसे कई नाम है इसके। वो अपने मध्यकाल में रियासत पढ़ेंगे तब अपने वहां पर थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो ये मेवाड़ रियासत, ये कोई पुराना नक्शा है। इसके अपने देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ना, तो बिजोलिया किसान आंदोलन की मैं लोकेशन आपको बताऊं, बिजोलिया कहां प्रारंभ हुआ था। ये देखो बिजोलिया, एक जगह लिखी हुई है ऊपरमाल, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ऊपरमाल लिखा हुआ है। ये ऊपरमाल एक जागीर थी, मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था, नाम था ऊपरमाल। देखो यहां ऊपरमाल लिखा हुआ है, ऊपरमाल। ऊपरमाल क्या था, कहां था, मैं बताऊं आपको। ऊपरमाल मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना, फर्स्ट ग्रेड, मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना, फर्स्ट ग्रेड ठिकाना था। अब मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना यानी कि पूरी मेवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत के अंदर प्रथम श्रेणी ठिकाने लगभग 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे मेवाड़ के अंदर। द्वितीय श्रेणी ठिकाने यानी कि सबसे बड़े ठिकाने जो थे उनको प्रथम श्रेणी ठिकाने बोला जाए, फर्स्ट ग्रेड ठिकाने थे। और वहां पर थोड़े राजा के बड़े बड़े जो बड़े जो हुआ करते थे आदमी या सामंत, उनको पोस्टिंग वहां दी जाती थी। उसके बाद द्वितीय श्रेणी ठिकाने मेवाड़ रियासत में 32 थे, तृतीय श्रेणी ठिकाने मेवाड़ रियासत में 64 थे। ऊपरमाल जो था मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था, यानी उन 16 में से एक था ये ऊपरमाल। वर्तमान में कंडीशन बताऊं आपको, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच का क्षेत्र, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच का क्षेत्र, विंध्याचल पर बसा हुआ वो पठारी भूभाग, विंध्याचल पर बसा हुआ वो पठारी भूभाग ऊपरमाल के नाम से जाना गया। ऊपर ऊंचा उठा हुआ, माल यानी पठार, पठार के ऊपर बसा हुआ वो भूभाग, 79 गांव थे इस ऊपरमाल के अंदर। 79 गांवों का समूह ऊपरमाल विंध्याचल पर्वत पर बसा हुआ था, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य का क्षेत्र। इस ऊपरमाल का जो मुख्यालय था, बिजोलिया था। ऊपरमाल का मुख्यालय जिसको बोले सदर मुकाम, ऊपरमाल रियासत, मेवाड़ रियासत का प्रथम, ऊपरमाल जागीर मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना,
79 गांवों का समूह था। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच में विंध्याचल के पठार के ऊपर बसा हुआ ये भूभाग, जिसका मुख्यालय बिजोलिया था। मुख्यालय मतलब सदर मुकाम। सबसे पहले 1527 आप खानवा का युद्ध पढ़ते हो। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच में। एक मुगल आक्रांता भारत पे आक्रमण करता है 1526 के अंदर। 1527 में राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने राजस्थान के राजाओं को या फिर उनके जो भी साथी थे उनको पत्ती परवण की प्रथा के तहत खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध अपने सहयोग के लिए आमंत्रित किया था, पाती परवण की प्रथा के तहत। और उसके अंदर एक बंदा था, नाम था अशोक परमार। अशोक परमार जगनेर का था, जगनेर, जगनेर भरतपुर। जगनेर भरतपुर के अशोक परमार बड़ा बहादुरी से लड़ा था खानवा के युद्ध में। राणा सांगा इतने प्रभावित हुए कि राणा सांगा को ऊपरमाल की जागीर भेंट कर दी। राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर भेंट कर दी। राणा सांगा अशोक परमार को ऊपरमाल का ठिकाना गिफ्ट करते हैं, यानी कि ऊपरमाल जिसका मुख्यालय बिजोलिया था, इसका जो मूल पुरुष था, इस ठिकाने का ठिकानेदार जो इसका संस्थापक था, वो अशोक परमार था। 1527 में राणा सांगा ने इसे ये जागीर गिफ्ट की थी। खानवा के युद्ध में बहादुरी से लड़ने के कारण और अच्छा प्रदर्शन करने के कारण राणा सांगा प्रभावित हुए और उन्होंने ऊपरमाल की जागीर अशोक परमार को दे दी। फिर यहां पर अशोक परमार ने अपने ठिकाने अपने राजवंश की स्थापना की थी, परमार राजवंश। क्वेश्चन बनेगा यहां से, बिजोलिया में किस वंश का शासन था? को विकल्प मिलेगा, गोहिल वंश, सिसोदिया वंश, परमार वंश, प्रतिहार वंश। अलग अलग टाइप के ऑप्शन मिले, अपने लगे कि यार बिजोलिया मेवाड़ के अंदर था, मेवाड़ में गुहिलों का शासन था, या हम बात करें सिसोदियों का शासन था। लेकिन यहां पर परमार हैं, अशोक परमार को दिया तो परमार राजवंश आया हुआ प्रश्न है। एक बार परमार राजवंश की ध्यान रखना। अशोक परमार ने इस ठिकाने की स्थापना की थी, बिजोलिया इसका मुख्यालय था। अब देखो बिजोलिया के अंदर क्या कंडीशन थी। बिजोलिया के अंदर जैसे ऊपरमाल की जागीर राणा सांगा ने इसको भेंट कर दी। 79 गांव का समूह था, बिजोलिया इसका मुख्यालय था। तो यहां अब अंग्रेजों के आने से पहले प्रत्येक ठिकाने के अंदर, प्रत्येक रियासत के अंदर राजा महाराजाओं का अपने किसानों के साथ अच्छा संबंध था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों के आने के बाद संबंध बिगड़े। दूसरी बात, राजस्थान के अंदर मराठों का प्रभाव था। राजस्थान में मराठों का प्रभाव था, राजस्थान में नहीं, शिवाजी के बाद में पूरे भारत में मराठा अपने शक्ति का पराक्रम दिखा रहे थे। शिवाजी ने जिस छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, उस मराठा साम्राज्य ने ठेठ उत्तर भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए प्रयास किया था। 1810 तक मराठे प्रभावशाली थे। मराठा साम्राज्य के जो मराठा राजा थे उत्तर भारत तक अपना प्रभाव स्थापित किए हुए थे। लेकिन 1810 1803-5 अंग्रेजों के आने के बाद, 3 में जैसे भरतपुर में संधि हुई थी, 5 में फिर संधि की गई थी, उसके बाद धीरे धीरे मराठों का प्रभाव कम कम होने लग गया था। 1810 के बाद तो मराठों का प्रभाव एकदम कम हो गया था। लेकिन इस दौरान बिजोलिया के अंदर मराठों का प्रभाव ज्यादा था और बिजोलिया पर मराठों ने अधिकार कर रखा था। यानी अधिकार कर रखा था, यानी कि बिजोलिया से वो चौथ वसूल किया करते थे, बिजोलिया से वो सरदेश मुखी लिया करते थे, मराठों के टैक्स हुआ करते थे चौथ। यानी कि तुम्हारी रियासत की जो एनुअल इनकम है उसका चौथा भाग मराठों को दोगे, आप सरदेश मुखी दोगे। अगर मराठा आक्रमणों से बचना है तो तुम्हें चौथ देनी पड़ेगी, और बिजोलिया इस चौथ के दिन आया करता था। अब बिजोलिया का एक ठाकुर था, नाम था केशव दास, और इस केशव दास ने कहते हैं कि किसानों से सहयोग लिया। राजा महाराजाओं के संबंध अच्छे थे अंग्रेजों के आने से पहले, मैं 1810 की बात कर रहा हूं। 1810 के समय जब मराठों का प्रभाव था तो बिजोलिया के सामंत, बिजोलिया के जागीरदार केशव दास ने किसानों से सहयोग लिया और मराठों से बिजोलिया को मुक्त करवाया। किसानों से जब सहयोग लिया, किसान अपने राजा की मदद किया करते थे। कैसे मदद किया करते थे? जब किसी बाह्य आक्रमणकारी ने आक्रमण किया तो किसान अपने राजा को अपने बैल देंगे, अपने हथियार बना के देंगे, अपना अनाज उपलब्ध करवाएंगे, उसके लिए मतलब गांव के अंदर कोई व्यवस्था करेंगे, अनाज पानी की व्यवस्था करेंगे। किसान हर प्रकार का सहयोग किया करते थे, राजा भी किया करता था बदले में सहयोग। अब जब किसानों पर अकाल की स्थिति आए, राजा टैक्स में छूट कर दिया करते थे।
किसानों के और राजाओं के संबंध अच्छे थे। केशव दास ने मराठों से किसानों के सहयोग से मराठों से बिजोलिया को मुक्त करवा लिया। केशव दास के बाद में शासक बना गोविंद दास, बिजोलिया का प्रशासक बना गोविंद दास, और गोविंद दास के समय भी किसानों की और राजाओं की स्थिति अच्छी थी। ये स्थिति गोविंद दास तक बनी रही थी। अब गोविंद दास के बाद में एक ठाकुर बना था, नाम था कृष्णदास। अब जब कृष्णदास ठाकुर बना ना, तब ये किसानों के बीच में जो कनेक्शन थे वो बिगड़ने लग गए। किसानों के और राजाओं के कनेक्शन बिगड़ने लग गए। कृष्णदास सामंत बना था 1894 के अंदर, और कृष्णदास के समय किसान आंदोलन प्रारंभ हो गया बिजोलिया के अंदर। बिजोलिया के ठाकुर केशव दास ने किसानों के सहयोग से मराठों से बिजोलिया को मुक्त करवाया। गोविंद दास के समय भी ऐसी स्थिति थी, किसानों का और राजाओं का संबंध अच्छा था। कृष्णदास जब सामंत बना बिजोलिया का, तब किसानों की स्थिति, किसानों के साथ में सामंत के विवाद प्रारंभ हो गए। क्यों? कृष्णदास ने काम ही ऐसे किए थे। कृष्णदास ने किसानों पर नए नए टैक्स लगाए थे, नए नए जुल्म किए, किसानों ने इसका विरोध प्रारंभ कर दिया। कैसे प्रारंभ कर दिया? देखो, मैं इतनी बात आपको दिखाऊं पहले। देखो, बिजोलिया, बिजोलिया किसान आंदोलन वर्तमान भीलवाड़ा में मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था, ध्यान रखना। प्राचीन नाम विद्यावल्ली, बिजोलिया का प्राचीन नाम विद्यावल्ली। हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, एक अभिलेख मिलता है राजस्थान में, बिजोलिया अभिलेख, 5 फरवरी 1170 का बिजोलिया अभिलेख सोमेश्वर चौहान का है। उस अभिलेख के अंदर राजस्थान के कई प्राचीन नगरों के नाम लिखे हुए हैं, जिस जैसे कि उसके अंदर बिजोलिया का नाम विद्यावल्ली लिखा हुआ है। हमने अभी उपरमाल पढ़ा था, उपरमाल, उपरमाल को उत्मात्री बताया गया है, उत्मात्री। बिजोलिया का नाम विद्यावल्ली, उपरमाल को उत्मात्री कहा गया है। तो प्राचीन नाम विजयवल्ली था, इसका मूल पुरुष अशोक परमार था। 1527 खानवा युद्ध में जगनेर भरतपुर के अशोक परमार ने राणा सांगा का सहयोग किया, अतः सांगा ने अशोक परमार को उपरमाल 79 गांव का समूह था कि जागीर भेंट की, उपरमाल की जागीर भेंट की। नेक्स्ट देखो, उपरमाल का मुख्यालय बिजोलिया। बिजोलिया में अधिकांश किसान धाकड़ जाति के थे। इधर धाकड़ जाट किसान थे, ज्यादातर किसान क्या थे? धाकड़ जाट थे। और यहाँ जो ठाकुर केशव दास था, इसने कहते हैं कि बिजोलिया को मराठों से मुक्त करवाया था। ये स्थिति गोविंद दास तक बनी रही, और कृष्णदास के समय किसानों का और ठाकुर के संबंधों में कटुता आई, यानी कि बीच में विवाद प्रारंभ हो गया। अब देखो कैसे विवाद प्रारंभ हो गया, आंदोलन के कारण पढ़ेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण। जैसे मैं आपको बताऊं, बिजोलिया के अंदर किसान आंदोलन के, अब पहले मैं ओवरऑल पूरे राजपूताने के आंदोलन के कारण बता रहा था, टैक्स वगैरह, अंग्रेजों के साथ इनके संबंध। अब पर्टिकुलर बिजोलिया की बात करें अगर हम, बिजोलिया के अंदर भू राजस्व ज्यादा था, भू राजस्व ज्यादा था, लैंड रेवेन्यू इतना ज्यादा था कि किसान उसको भरते भरते उनके पल्ले कुछ रहता ही नहीं था, इतना भू राजस्व, 40%, 50% तक भू राजस्व लिया करते थे। बिजोलिया के अंदर 84 प्रकार के कर थे, 84 प्रकार के कर। बिजोलिया के अंदर 84 प्रकार के कर थे। लाग बाग लिखी थी मैंने, लाग बाग, 84 प्रकार के लाग बाग थे, 84 प्रकार के लाग बाग थे। इसके अंदर मैंने अलग अलग बताया, जैसे चमड़ी कर था, तलवार बंदाई था, सिंगोटी लाग था, पशुओं की खरीद बिक्री पर लगा करता था, आयात निर्यात पर भी टैक्स लगा करता था, बेगार प्रथा थी यहाँ पर। 84 प्रकार के कर थे, और इन 84 प्रकार के करों में कहते हैं कि शंकर साय सक्सेना 74 प्रकार के करों की लिस्ट देते हैं, 74 प्रकार के करों की लिस्ट देते हैं शंकर साय सक्सेना की। ये 74 प्रकार के कर थे, टोटल 84 थे, शंकर साय सक्सेना की लिस्ट के अंदर 74 कर मिले हैं। बाद की थी थोड़ी, शायद 74 कम ज्यादा होते रहते थे। तो भाई देखो, शंकर साय सक्सेना का नाम पूछ ले, इतिहासकार है। बेगार ली जाती थी, बिना मजदूरी के काम करवाना बिजोलिया के अंदर, मतलब सभी रियासतों के अंदर हुआ करता था। बिना मजदूरी के काम करवाए उसको बेगार प्रथा कहा जाए। भू राजस्व ज्यादा था, भू राजस्व अधिक, 84 प्रकार के कर थे, लाग बाग थी, बेगार प्रथा थी। अब बेगार के अलावा जैसे एक चौमरी कर था, एक तलवार बंदाई कर था, तलवार बंदाई, एक मैंने अभी बताई लाटा कुंता विधि थी, भू राजस्व वसूल करने की प्रथा। चौमरी कर, किसान को अपनी बेटी के विवाह के अवसर पर ठिकाने को देना होता था, 5 रुपए। इतिहासकार प्रमोद बताते हैं 5 रुपए, शंकर साय सक्सेना और राम प्रसाद व्यास कहते हैं कि 13 रुपए था।
तलवार बंदाई, नया बिजोलिया का जागीरदार बनेगा, जागीरदार मेवाड़ को टैक्स देगा, लेकिन इधर जो जागीरदार बना उसने जनता पर टैक्स लगा दिया कि जो मैं मेवाड़ रियासत को टैक्स दूंगा वो तुम दोगे। वो जनता पर तलवार बंदाई टैक्स लगा दिया। लाटा कुंता, ये भू राजस्व वसूल करने की विधि थी। लाटा, काटी गई फसल का भू राजस्व निर्धारण करना। कुंता, खड़ी फसल को भू राजस्व निर्धारण करना। खड़ी फसल का अनुमान के आधार पर भू राजस्व निर्धारण करना। ये कई कारण थे, अनेक प्रकार की लाग बाग थी। जैसे देखो, लाटा कुंता सबसे पहले लिखा हुआ, लाटा कुंता 84 प्रकार की कर लागतें थी। शंकर साहित्य सक्सेना ने 74 करों की सूची दी है। अधिक भू राजस्व था। बेगार प्रथा थी। चौवरी कर था, बेटी के विवाह के अवसर पर लिया जाने वाला कर। नए कर्मचारियों की नियुक्ति, नए कर्मचारियों की नियुक्ति मतलब जो ठाकुर कृष्णदास बना था नया सामंत, ये कृष्णदास के समय के कारण है सारे। ठाकुर कृष्णदास ने ये सारे टैक्स लगाए थे। नए कर्मचारियों की नियुक्ति, बिजोलिया के अंदर जो पुराने कर्मचारी थे उनके किसानों से संबंध अच्छे थे। यानी कि अगर किसान के पास भू राजस्व चुकाने के लिए धन नहीं है, अनाज नहीं है, तो वो थोड़ी मोटी छूट कर दिया करते थे। बिजोलिया के ठाकुर कृष्णदास ने नए कर्मचारियों की नियुक्ति की और इन नए कर्मचारियों ने किसानों का शोषण किया। मतलब जितना टैक्स बनता था उतना जबरदस्ती वसूल किया, किसानों का शोषण किया, उन पे पलंटियां लगाई और ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करने का प्रयास किया। तलवार बंदाई कर था, यानी कि नए सामंत की जब ताजपोशी की जाएगी तो नवीनीकरण शुल्क दिया जाएगा मेवाड़ रियासत को। और इधर बिजोलिया वालों ने ये, इसके बाद में कृष्ण सिंह के बाद में नया सामंत बना था पृथ्वी सिंह, तो तलवार बंदाई कर लगाया था पृथ्वी सिंह ने। एक सिंगोटी लाग था, पशुओं की खरीद बिक्री पर लगने वाला कर। खिचड़ी लाग था, अगर राजा या राजा की सेना तुम्हारे गांव से निकलेगी तो उसके खाने पीने की व्यवस्था, उसको खिचड़ी खिलाओगे तुम, यानी खाने पीने की व्यवस्था करोगे। खिचड़ी लाग। अनियमित कर था, तलवार बंदाई अनियमित कर था, यानी कि रेगुलर नहीं थे। तलवार बंदाई तो नया राजा बनेगा तब लगेगा। खिचड़ी लाग तो जब राजा गांव का भ्रमण करेगा या आएगा दौरे पर तब लगेगा। कमठा लाग, जब दुर्ग का निर्माण किया जाएगा तब तुम्हारे ऊपर कमठा लाग लगेगी, यानी राजा नया घर बनाएगा, टैक्स तुम दोगे। ऐसे खूब सारे टैक्स लगाए। 84 प्रकार के थे, मैंने तो थोड़े से सूची लेके आया हूं। 84 प्रकार के थे, जनता इससे परेशान थी। जनता ने 1897 में आंदोलन प्रारंभ कर दिया था ठाकुर कृष्णदास के समय। ये बिजोलिया जो था राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। प्रथम संगठित व्यापक और अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। अहिंसात्मक मतलब इस आंदोलन के दौरान कोई हिंसक घटना नहीं हुई थी, एकदम नॉन वायलेंस आंदोलन था। थप्पड़ भी नहीं मारा किसी के। दूसरे आंदोलन पढ़ेंगे, कहीं 2 मरेंगे, 4 मरेंगे, 10 मरेंगे, 50, 100, 1000 मरेंगे। लेकिन इस आंदोलन के अंदर एकदम एकदम शांतिपूर्ण अहिंसात्मक आंदोलन चला था। स्वप्रेरित था, स्वतः स्फूर्त था। इसके अंदर जो आर्थिक सहयोग था वो तो सभी किसानों ने अपना आर्थिक सहयोग देके और आंदोलन को आगे बढ़ाया था। स्थानीय नेता थे शुरू में तो। आंदोलन की शुरुआत कृष्णदास के समय 1897 में होती है और 1897 से 1941 तक ये आंदोलन 3 चरण में पूरा हुआ था। देखो, 1897 से 1941 तक चला था, यानी कि टोटल 44 वर्ष तक आंदोलन चला था। 44 वर्षों तक आंदोलन चला, इसलिए इसे राजस्थान का मैराथन आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन के 3 चरण थे। 1897 में ठाकुर कृष्ण सिंह के समय प्रारंभ हुआ था। 1897 से 1915 तक का प्रथम चरण था। ये देख रहे हो आप, 1897 से 1915 तक का प्रथम चरण था। प्रथम चरण के अंदर स्थानीय लोकल लीडर थे, स्थानीय नेताओं ने आंदोलन प्रारंभ किया था। बाहर का कोई सहयोग नहीं था। 1897 से 1915 तक चला आंदोलन, लोकल लेवल पर ही चला था, ज्यादा सफलता नहीं मिली थी प्रथम चरण के अंदर। यानी आंदोलन की शुरुआत थी, ये 18 साल शुरू वाले थे, ये आंदोलन की शुरुआत में बीत गए। लोकल लेवल पर आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ था सिर्फ बिजोलिया के अंदर या फिर ऊपर माल रियासत के अंदर। दूसरा चरण 1915 से 1923 का जो चरण था, इसमें बड़े बड़े नेता जुड़े। विजय सिंह पथिक जुड़े, मणिकलाल वर्मा जुड़े, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज वगैरह ये लोग आंदोलन से जुड़े और इस आंदोलन को राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाया। राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, महात्मा गांधी के आंदोलन से इसको जोड़ दिया था और इसे पूरे देश दुनिया के अंदर प्रसिद्ध हुआ था, प्रसिद्धि दिलवाई थी। वो दूसरा चरण था, सबसे महत्वपूर्ण चरण ये। इसके अंदर काफी किसानों को आयोग गठित किए थे, किसानों की समस्याओं के समाधान के प्रयास किए थे, कांग्रेस का सहयोग मिला था।
राष्ट्रीय आंदोलन का इसमें सहयोग मिला था। तो ये दूसरा चरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा चरण जो 1923 से 1941 तक का चरण था, 1923 से 1941 का जो चरण था, इस चरण में आंदोलन का पतन हो रहा था। पहले चरण में आंदोलन शुरू हो रहा था, यहां से आंदोलन की शुरुआत होती है। दूसरे चरण में आंदोलन एकदम पीक पहुंच गया था। तीसरे चरण में धीरे धीरे आंदोलन कमजोर होता गया था। तीसरा चरण तो एकदम इसके प्रभाव का काल था। मतलब ये स्थिति आ गई थी कि इसको अच्छे नेता नहीं मिल रहे थे, इसका नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे ढंग के नेता। और तीसरे चरण के अंदर 1923 से 1941 तक इन्होंने संघर्ष खूब किया, लेकिन सफलता कुछ ज्यादा नहीं मिली इनको। 1941 के अंदर मेवाड़ रियासत ने किसानों की समाधान की और आंदोलन को समाप्त किया था। यानी कि इसका जो प्रभाव था, जिस प्रकार से ये शुरू हुआ था, जिस प्रकार से ये दूसरे चरण में इसने अपनी प्रसिद्धियां प्राप्त की थी, अपने चरम पे पहुंच गया था, इसका जो एंड था वो ज्यादा उत्साहित नहीं था, वो ज्यादा अच्छा नहीं था। मतलब प्रभाव था तीसरे चरण के अंदर, कोई बड़े नेताओं से इसका जुड़ाव नहीं था। 44 वर्ष तक चला, इसलिए इसे राजस्थान का मैराथन आंदोलन कहते हैं। देखो, तीन चरण में 1897 से 1941 तक आंदोलन चला है। इस आंदोलन के दौरान मेवाड़ रियासत में राजा कौन थे, इस आंदोलन के दौरान बिजोलिया में ठाकुर कौन थे, मैं उनके बारे में बताऊंगा। देखो, आंदोलन के दौरान बिजोलिया के ठाकुर कौन कौन थे, हमने बताया, हमने बात की। देखो, एक बात ध्यान रखना आप, मैंने सबसे पहले नाम लिया था बिजोलिया के ठाकुर केशव दास का। उसके बाद मैंने नाम लिया था गोविंद दास का। केशव दास के समय मराठों से मुक्त करवाया बिजोलिया को। गोविंद दास के समय भी किसानों की और राजाओं की स्थिति अच्छी थी, आपसी संबंध अच्छे थे। संबंध खराब हुए कृष्ण सिंह के समय। आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई थी। कृष्ण सिंह सामंत बना था, 1894 से 1906 तक रहा था। आंदोलन की शुरुआत इसी कृष्ण सिंह के समय 1897 में हुई थी। और कृष्ण सिंह के समय, कृष्ण सिंह के अत्याचारों के कारण आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसके बाद 1906 में ठाकुर कृष्ण सिंह का देहांत हुआ, तो उसका दत्तक पुत्र या गोद लिया हुआ बेटा 1906 में पृथ्वी सिंह सामंत बना था। 1914 में पृथ्वी सिंह का देहांत हुआ, तो उसके बाद में उसका अल्प वयस्क पुत्र केसरी सिंह सामंत बना। 1914 के पश्चात केसरी सिंह सामंत था। इसमें याद रखने वाली चीज मैं बताऊं, नई नई बात बताऊं मैं आपको। ये बात सभी को पता है, कृष्ण सिंह के समय आंदोलन प्रारंभ हुआ था, बिजोलिया के समय पृथ्वी सिंह और केसरी सिंह, ये तीन सामंत थे। एक नया आरपीएससी प्रश्न डाल सकती है आपके लिए कि बिजोलिया के जो जागीरदार है उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करो, और उस क्रम के अंदर इन राजाओं के नाम आएंगे, इन सामंतों के नाम आएंगे। केशवदास पूछा जाएगा, गोविंद दास पूछा जाएगा, उसके बाद में ये तीन नाम आपको, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह, ये तीन आप जानते हो। तो यहां से याद रखना, केशवदास, गोविंद दास, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह और केसरी सिंह, सामंतों के समय ये बिजोलिया के अंदर किसान आंदोलन, इन तीनों के समय तो किसान आंदोलन चला था। ये इससे पहले वाले कोई सामंत थे, केशवदास और गोविंद दास। अब कृष्ण सिंह इधर ये बिजोलिया के ठाकुर है, सामंत है। लेकिन बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना है। तो मेवाड़ में राजा कौन होगा? मेवाड़ में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे, जो 1884 में राजा बने थे और 1930 तक रहे थे। 1930 में उनका बेटा भूपाल सिंह शासक बना। 1930 से 1940 से एकीकरण तक ये राजा थे, भूपाल सिंह। इन राजाओं के समय बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, चलो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। आंदोलन देखो, ये प्रथम चरण 1897 से 1915 का दौर है। किसान इकट्ठे हो रहे हैं, और ये आंदोलन के लिए ये कोई पुराना उस समय का फोटो पड़ा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद देखो, सुनो बात, आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई। प्रथम चरण पढ़ रहे हैं अपने, प्रथम चरण 1897 में शुरू हुआ था, 1915 तक चला था। प्रथम चरण की शुरुआत का किसानों की समस्या तो हो गई। 1894 में ठाकुर कृष्ण सिंह बना, उसने नए भू राजस्व अधिकारी अपॉइंट किए, नए अधिकारियों को लगाया, उसने नए नए टैक्स लगाए। किसानों की समस्या तो हो गई। अब किसानों ने इस समस्या के समाधान के लिए आपस में चर्चाएं करनी प्रारंभ की, और 1897 में इन धाकड़ जाति के जाट किसानों ने यहां से आंदोलन प्रारंभ किया। कहां से आंदोलन प्रारंभ हुआ? बिजोलिया का एक एक गांव था, बिजोलिया के अंदर, नाम था गिरधरपुरा। और गिरधरपुरा में एक किसान थे, गंगाराम धाकड़। गंगाराम धाकड़ किसान के घर से इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। कैसे? गंगाराम धाकड़ के पिता का देहांत हो गया था, मृत्यु भोज का कार्यक्रम था।
और इस मृत्यु भोज के कार्यक्रम में बिजोलिया के आसपास के खूब सारे लोग आए हुए थे और यहाँ पर बैठकर इस मृत्यु भोज के दौरान ये अपनी समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? कि बेकार ली जा रही है, भू राजस्व बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, अनेक प्रकार के कर लगाए जा रहे हैं, कोई कमठा लाग लगा दिया, कोई सिंगोटी लगा दी, खूब सारे टैक्स लगाए जा रहे हैं। इन बातों पर चर्चा की जा रही थी। यानी कि किसान कह रहा है कि मेरे से भू राजस्व ज़्यादा ले लिया, तो सभी से लिया। कि अरे मेरे पास तो अनाज खाने के लिए नहीं बचा, मेरे खेत में इतना उत्पादन भी नहीं हुआ और ये लाटा-कुंता जो इन्होंने लुटेरी व्यवस्था बना रखी है, ये सबसे ज़्यादा समस्या है। कुंते के तहत मेरी तो सारा अनाज ही भू राजस्व अधिकारी ठिकाने में उसमें राजकोष में जमा करवा गए। दूसरा किसान कहे कि तेरे पास बचा नहीं, बचा तो मेरे पास भी कुछ ही नहीं, लेकिन मैं दिहाड़ी मजदूरी मजदूरी करके अपना काम चला रहा हूँ, लेकिन पिछले 4 दिन से ठिकाने की बेगार पे जा रहा हूँ। बेगार मतलब मैं मजदूरी तो कर रहा हूँ, लेकिन बिना पैसे की कर रहा हूँ। मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। कोई लाटा कुंता को रो रहा था, कोई बेगार के लिए परेशान हो रहा था, कोई कह रहा है मैंने कल मेरी भैंस बेची है, उस पर टैक्स लगा दिया। सभी किसानों की अलग-अलग समस्याएँ, अलग-अलग समस्याएँ। यहाँ पर एक बंदा था, नाम था साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। बिजोलिया ठिकाने के अंदर नौकरी किया करते थे। ये लाइब्रेरियन थे, पुस्तकालय अध्यक्ष। लाइब्रेरियन के पद पे बिजोलिया ठिकाने में नौकरी किया करते थे और साधु सीताराम दास जब मृत्यु भोज में शामिल हुए, तो साधु सीताराम दास ने किसानों को कहा कि अगर तुम्हारे इतनी समस्या है, जब इतने तुम परेशान हो, तो तुम अपने सामंत की शिकायत क्यों नहीं करते अपने राजा से? किसानों ने कहा साहब इसकी शिकायत हम करें कहाँ? साधु सीताराम दास ने कहा कि देखो इसके ऊपर भी तो बैठा है एक, कि कौन? मेवाड़ का राणा। तुम बिजोलिया के ठाकुर कृष्णदास की शिकायत मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से कर सकते हो। किसानों ने कहा यार ये बात तो ठीक है। अगर राणा जी ने हमारी बात सुन ली तो मतलब हमारी समस्याएं समाधान हो जाएगा। कहा, हाँ बिल्कुल। अगर राणा को तुम संतुष्ट करो और तुम्हारी बातों से अवगत करवाओ और इस कृष्ण सिंह की शिकायत मेवाड़ महाराणा से करो, तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। किसानों ने कहा यार पढ़ा लिखा आदमी साधु सीताराम दास ये तो शानदार बात बता गया। चलो शिकायत करने चलते हैं। शिकायत करने जाए कौन है? बिजोलिया के राजा की मेवाड़ के राणा को शिकायत करने जाए कौन? किसकी हिम्मत कि अपने राजा के खिलाफ बगावत करे? अब 2 बंदे ढूंढ लिए इन्होंने। 2 बंदे इधर ही धाकड़ जाति के किसान थे और एक का नाम था नानजी पटेल और एक थे ठाकरी पटेल। नानजी और ठाकरी पटेल। इन 2 किसानों को तैयार किया कि तुम मेवाड़ महाराणा के पास जाओ और मेवाड़ महाराणा को इन जो ठाकुर की जो अपने ऊपर ज्यादा टैक्स लगा रखे हैं या फिर अपने ऊपर जो शोषण कर रहा है, उन समस्याओं से मेवाड़ के राणा को अवगत करवाओ। नानजी और ठाकरी पटेल मेवाड़ पहुंच गए शिकायत करने के लिए। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिलने उदयपुर चले गए और नानजी ठाकरी पटेल को लगा कि मेवाड़ महाराणा जाते ही अपने मतलब इंतजार ही कर रहा है, पलक पावड़े बिछाए बैठे और अपना स्वागत करेंगे। नानजी और ठाकरे पटेल लगभग 6 से 7 महीने तक उदयपुर के अंदर बैठे रहे, लेकिन मेवाड़ मारना के दर्शन तक नहीं हुए। मेवाड़ मारना से मुलाकात, बातचीत, शिकायत करने का मौका तो बाद की बात थी, उसके दर्शन तक नहीं हुए इनको। और कैसे हो, 2 सामान्य से किसान गए मेवाड़ के महाराणा से मिलने, कुछ प्रोटोकॉल भी तो है। अगर मान लो आज की स्थिति देखें, यहां से कोई 2 किसान जाए अपने क्षेत्र से, राजस्थान से, और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना है साहब, शिकायत करनी है हमें तो। क्या सीधा तुम्हारा मतलब इंटरव्यू करवा देंगे, उनसे मीटिंग करवा देंगे? पीछे 3 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था, 4 साल पहले। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के किसानों ने खूब आंदोलन किया था। अपने प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं किसानों से बातचीत करके समाधान करवा दूंगा। मैं किसानों से एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ। लेकिन कहाँ बात हुई थी? किसानों ने 1 साल आंदोलन किया था, लेकिन मोदी जी से मुलाकात तो नहीं हुई। ये किसान प्रतिनिधि थे। अपने ठाकुर की शिकायत करने मेवाड़ महाराणा से गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। लगभग 6-7 महीने बाद इनकी मुलाकात करवाई गई और इन्होंने अपनी शिकायत बताई और मेवाड़ महाराणा ने दो टूक जवाब दिया कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारी समस्याओं का समाधान करवा देंगे। और मेवाड़ महाराणा ने एक राजस्व अधिकारी जो इनका था उसको भेजा, नाम था हामिद हुसैन। हामिद हुसैन को बिजोलिया भेज दिया। हामिद हुसैन को जांच के लिए भेजा कि तू जांच करके आ और पता लगा कि वास्तव में बातें सही है कि नहीं है। नानजी और ठाकरे पटेल की शिकायत की सुनवाई की
और हामिद हुसैन किसान जो राजस्व अधिकारी था, वो बिजोलिया के किसानों की स्थिति से मतलब उनका पता करने के लिए बिजोलिया पहुंचा। और हामिद हुसैन ने कहते हैं कि जांच की, और जांच में सही पाया गया कि बिजोलिया के ठाकुर ने किसानों पर खूब सारे शोषणात्मक टैक्स लगा रखे हैं, कर लगा रखे हैं, और इनकी मतलब समस्या का समाधान होना चाहिए। हामिद हुसैन ने आके राणा जी को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेवाड़ महाराणा ने कोई छोटी-मोटी एक आध लाख कम करवा दी थी, बाकी कोई ढंग की कार्रवाई हुई नहीं। तो जब कार्रवाई नहीं हुई, तो बिजोलिया का ठाकुर कृष्ण सिंह, उसके हौसले और बढ़ गए, और कृष्ण सिंह ने पूछा कि हाँ बताओ भाई, शिकायत करने कौन-कौन गया था मेरे खिलाफ? मेरे खिलाफ शिकायत करने कौन-कौन गया मेवाड़ महाराणा के पास? नाम आया जी, नानजी और ठाकरे पटेल शिकायत करने गए हैं। बिजोलिया के ठाकुर कृष्ण सिंह ने जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके हौसले और बढ़े, और उसने नानजी और ठाकरे पटेल को ऊपरमाल से निष्कासित कर दिया। ऊपरमाल से निष्कासित कर दिया तो मतलब दमन किया आंदोलन का। जो ये लोग इसके खिलाफ विरोध कर रहे थे, उनका दमन किया। दमन किया। नानजी और ठाकरे पटेल बेचारे ऊपरमाल से गए, कुछ समय बाद जुर्माना भर के वापस आए थे ये। इसी दौरान 1897 में ये आंदोलन प्रारंभ हो रहा है। 1899 में एक भयंकर भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था राजस्थान के अंदर, नाम बोले छपनिया अकाल। 1899 में छपनिया अकाल पड़ा, त्रिकाल था, अल अन्न, जल और तृण। खाने के लिए अनाज नहीं बचा था, पीने के लिए पानी नहीं था, पशुओं के लिए तृण, घास नहीं था, चारा नहीं था। त्रिकाल बोला जाए तो इतना भयंकर अकाल था कि मतलब लोग मर गए थे आधे, पशु मर गए थे लगभग सारे। और इस अकाल के दौरान किसान टैक्स दे कहां से? किसानों के पास टैक्स देने के लिए था नहीं, तो ये जो भी राजा महाराजा थे, इन्होंने थोड़ी बहुत मदद की, और कोई एक आध साल 6 महीने का टैक्स माफ कर दिया। 1899 छपनिया अकाल, ऐसा अकाल था कि मतलब लोगों की ये स्थिति हो गई थी, खेजड़ी के पेड़ बचे थे, खेजड़ी के पेड़ों की छाल पीस पीस के खा गए थे। मतलब अपनी पत्नी और बच्चों को बेच दिया करते थे खेजड़ी की छाल के बदले, कि अपने पेट की अग्नि तो शांत हो। इतना भयंकर अकाल दुर्भिक्ष था। 1899 में पड़ा था, नाम छपनिया अकाल है, क्योंकि विक्रमी संवत का 1956 का साल था वो। 1899 में 57 जोड़े अपने विक्रमी संवत आगे चलता है, तो ये 1956 बनता है। इसलिए इसलिए इसको छपनिया काल बोले। और खूब सारे लोग तो छप्पन का नाम लेना अशुभ मानते हैं। खूब सारे लोगों के बहियों के अंदर बाणियों के पेज नहीं मिलता छप्पन का, 56 नंबर अशुभ मानते हैं। इस छपनी अकाल के कारण आज तक उसका भय व्याप्त है। इस अकाल के दौरान कहते हैं कि किसानों की स्थिति और ज्यादा खराब होगी, और भयंकर स्थिति खराब होगी। और 2-3 साल से जब किसान अकाल से उभरे, तो इस ठाकुर कृष्ण सिंह ने एक नया कर लगा दिया। नया कर का नाम था चमड़ी कर। ठाकुर कृष्ण सिंह ने एक नया कर लगाया, चमड़ी कर। और चमड़ी कर के दौरान क्या होता था? 1903 में लगाया चमड़ी कर। 1903 में ठाकुर ने चमड़ी कर लगाया, तो चमड़ी कर, अब जब किसान अपनी बेटी का विवाह करेगा, तो उस बेटी के विवाह के अवसर पर किसान ठिकाने को 5 रुपए टैक्स देगा। इतिहासकार प्रमोद बताते हैं 5 रुपए। कितने रुपए? 5 रुपए। इतिहासकार प्रमोद। जबकि 13 रुपए बताते हैं रामप्रसाद व्यास, आरपी व्यास लिख रहा हूं मैं, आरपी व्यास और शंकर साहिब सक्सेना। शंकर साहिब सक्सेना और आरपी व्यास, ये दोनों बताते हैं 13 रुपए। वो तो जैसे ऑप्शन के अंदर मिलेगा, अपना क्वेश्चन जैसा मिले वैसा इसका अपने उत्तर करेंगे। 5 रुपए या 13 रुपए, प्रमोद के अनुसार 5 रुपए है, और आरपी व्यास और शंकर साहिब सक्सेना के अनुसार 13 रुपए है। किसान देगा अपनी बेटी के विवाह के अवसर पर ठिकानेदार को। उल्टा कर दिया ठिकानेदार ने। बेटी के विवाह के अवसर पर लोग दान दिया करते थे, कि किसी किसान की बेटी का विवाह है, पूरा समाज भाई बंधु इकट्ठे होकर और उसका सहयोग करो, ताकि उसकी बेटी का ब्याह हो सके। इसने उल्टा बेटी के ब्याह पर टैक्स लगाया कि तुम ठिकाने को दोगे। किसानों ने कहा कि राजा बेटे के ब्याह पे ले लेता, तेरे को बधाई देते थे 5 रुपए हम, लेकिन बेटी के विवाह पे टैक्स लगाया। किसानों ने विरोध किया इस बात का। आज भी ये परंपरा चल रही है। क्या परंपरा चल रही है? किसी की बेटी का विवाह है, तो आसपास के लोग, समाज के, परिवार के लोग उसका सहयोग करेंगे। बेटे के विवाह के दौरान ज्यादा सहयोग की उम्मीद नहीं करते, लेकिन बेटे के विवाह के अवसर पर आपने बड़े बुजुर्गों को सुना होगा कि भाई कन्या का ब्याह है, शगुन तो दे के आना उसके। आज भी ये परंपरा चल रही है, लेकिन इस ठाकुर ने उल्टा कर दिया। अब निकम में काम करेगा तो देखो ठाकुर के खिलाफ आंदोलन तो होगा। कृष्ण सिंह ने जब ये टैक्स लगाया चमड़ी कर, किसानों ने इसका विरोध किया, और किसानों ने अपनी कन्याओं का विवाह करना बंद कर दिया। 1903 में टैक्स लगाया था, 1905 तक किसानों ने अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। लगभग 200 कन्याएं
विवाह योग्य थी, लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया और अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया कि अगर जागीरदार टैक्स हटा दे तो हम अपनी कन्याओं का ब्याह करें। और मजबूरन किसान 1905 के अंदर ठाकुर के पास पहुंचे। 1905 में ठाकुर कृष्ण सिंह के पास उपस्थित हुए, अपनी 200 कन्याओं को लेकर, विवाह योग्य 200 कन्याएं थी, उनको लेकर उपस्थित हुए और ठाकुर कृष्ण सिंह से अपील की कि राजा साहब, अगर तुम टैक्स माफ कर दो तो हम अपनी इन 200 कन्याओं का विवाह करें। हम इतना टैक्स नहीं भर सकते। आपको आज लग रहा होगा 5 रुपए, आज 5 रुपए में टाबर राज्य नहीं होता। उस समय 5 रुपए बहुत ज्यादा हुआ करते थे। खाने के लिए अनाज नहीं था लोगों के पास, 5 रुपए तो कहां से आएंगे। 1905 के अंदर जब उन 200 कन्याओं को लेकर सामंत के पास पहुंचे किसान और टैक्स माफ की गुजारिश की, किसानों को उम्मीद थी कि राजा हमारी लाज रखेगा। बेटियों को लेके सामने गए कि हम उनको सामने लेके जाएंगे तो शायद राजा कह दे कि ठीक है यार, माफ कर दो और अपनी बेटियों का विवाह करो। लेकिन सामंत जो कृष्ण सिंह था, उसके तेवर अलग थे। उसने किसानों को इतना अपमानित किया, भयंकर। उनको मतलब ऐसे ऐसे बोल बोले कि किसान सुन नहीं सकते थे। किसानों को स्पष्ट उन्होंने कहा कि अगर तुम चमड़ी कर नहीं दे सकते, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम अपनी बेटियों को बाजार में ले जाके बेच दो और मुझे तो चमड़ी कर लाके दो। जब इतने कड़वे बोल अपनी बेटी के बारे में कैसे सुन सकता है एक बाप। और किसानों ने कहा कि यार, जब ठाकुर इतने निकम्मेपन पे आ गया तो फिर ऐसे ठाकुर के, इस राजा के राज्य के अंदर रहने का फायदा क्या अपने को। क्यों, ठाकुर के खुद के तो औलाद थी नहीं, ना बेटी थी ना बेटा था, निसंतान मर गया था 1906 के अंदर। बुरे काम के बुरे नतीजे। कृष्ण सिंह 1906 के अंदर देहांत हो गया, लेकिन इससे पहले 1905 के अंदर जब किसान इससे रिक्वेस्ट करने गए थे कि टैक्स कम कर दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए, और किसानों का जब अपमान किया, तो किसानों ने एक फैसला लिया कि अपने इस राज्य को छोड़ देंगे। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आपको एक बात बताऊं, हम पढ़ रहे थे बिजोलिया। बिजोलिया का मैप मैं आपको दिखाऊं एक बार दोबारा। हम बिजोलिया का मैप के अंदर बिजोलिया की स्थिति मैं तुम्हें दिखाऊं। ये देखो, उपरमाल। ये उपरमाल है। देखो इसके इधर पूर्व में और उत्तर में, ये मान लो ये यहाँ पर ये हाड़ौती राज्य रह गया। उत्तर पूर्व में हाड़ौती, बूंदी, कोटा और बूंदी रियासतें थी। पश्चिम के अंदर मेवाड़ और दक्षिण के अंदर ग्वालियर राज्य था, मालवा। बिजोलिया या उपरमाल के किसानों की स्थिति इतनी अच्छी, भौगोलिक स्थिति इनकी इतनी अच्छी थी कि इधर तो गोटाबुंदी रियासतें थी, इधर मेवाड़ रियासत थी और दक्षिण में ग्वालियर राज्य था। अब इनकी स्थिति इतनी अच्छी बेहतरीन थी कि ये कोटाबूंदी में भी काम करने जा सकते थे, मेवाड़ के अंदर काम कर सकते थे। अगर मान लो इधर अकाल पड़ गया तो ये ग्वालियर जा सकते थे, और ग्वालियर वाला रास्ता इतना आसान था, मालवा वाला रास्ता इतना आसान था कि देखो उपरमाल, और उपरमाल से जस्ट नीचे निकले तो ग्वालियर और मालवा का राज्य। और मध्यकाल और वर्तमान स्थिति, वर्तमान में भी देख लो, ये जो मालवा वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, इतना शानदार उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ की भूमि उर्वरता मतलब बहुत अच्छी है। और प्राचीन काल में, मध्य काल में भी यहाँ की भूमि में इतनी उर्वरता थी कि राजा महाराजाओं की इच्छा हुआ करती थी कि मालवा और गुजरात पे अधिकार हो जाए ना, तो वो बादशाह है पक्का। मालवा के लिए तो लोग भयंकर लड़ा करते थे। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में लड़ाइयां खूब हुई है मालवा के लिए तो। अब ये किसान, अब इनको तो बेचारों को अधिकार तो करना नहीं था, इनको तो रोजगार चाहिए था। तो इस मालवा वाले क्षेत्र का जो ये रास्ता था, ये तो इनके लिए मतलब एकदम पगडंडी जैसा था। मतलब रोज मालवा आए, रोज गए, मालवा में कोई काम करे, रोजगार करे, ऐसी स्थिति थी। लेकिन अब इनकी रियासत रह गई मेवाड़ के अंदर, तो है तो मूल निवासी तो मेवाड़ रियासत के हैं, बिजोलिया के हैं। अब इन किसानों के सामने जब ये समस्या आई कि बिजोलिया का ठाकुर अपने ऊपर इतने ज्यादा टैक्स लगा के और अपना अपमान कर रहा है, तो अब इन्होंने उसको ठाकुर का विरोध किया। ठाकुर का विरोध किया तो अब विरोध कैसे करें। किसानों ने पलायन किया इधर से, और किसानों के पास सबसे बेहतरीन विकल्प था ग्वालियर। किसानों ने अपने हल डंडे फावड़े उठाए, अपने पशुओं को लिया और किसान ग्वालियर की तरफ पलायन कर गए कि अपने को मजदूरी करनी है तो इस राज्य के अंदर शोषण क्यों सहन करें, अपमान क्यों सहन करें, दूसरे राज्य में जाके मजदूरी करके अपना पेट पाल लेंगे, बच्चों को पाल लेंगे। और किसानों ने विरोध स्वरूप ग्वालियर की तरफ पलायन किया और ये बिजोलिया रियासत छोड़ दी। जब बिजोलिया छोड़ा, किसान इधर से अपना सामान उठा के निकल दिए ग्वालियर की तरफ। और जब राजा को पता चला इस बात का, राजा कौन सा, कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह को इस बात का पता चला कि किसान यहां से छोड़ के जा रहे हैं, तो कृष्ण सिंह ने कहते हैं कि किसानों से माफी मांगी, उनके पीछे गया, उनके पास अपने आदमी भेजे और उनके टैक्स कम करवाए। 1905 में कुछ करों में कमी की, भू राजस्व कम किया, चौरी कर कम किया, आधा कर दिया था, बेगार समाप्त कर दी थी लगभग, खूब सारी छूटें दी।
और उनसे माफी मांगी कि यार भाई गलती हो गई, माफ करो और आप वापस आओ। क्यों? अगर किसान चले गए तो खेती कौन करेगा? किसानों ने अक्षय तृतीया पर अखा तीज के दिन हल नहीं चलाया। अब जब मेवाड़ के अंदर, इसके अंदर बिजोलिया के अंदर उपरमाल क्षेत्र में हल ही नहीं चला तो फिर टैक्स कहां से आएगा? किसान छोड़ के चले गए। ठाकुर ने माफी मांगी, किसानों को वापस बुलाया, वापस बसाया, टैक्स कम किए और उनके साथ समझौता किया। 1905 में ये किसानों की पहली सफलता थी। पहले चरण के दौरान किसानों को थोड़ी सी सफलता मिली और ये टैक्स, चमड़ी कर वगैरह ये थोड़े से कम किए थे। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। इससे बेटा कोई था नहीं और इसने एक बंदे को गोद लिया था, नाम था पृथ्वी सिंह। बिजोलिया का अगला सामंत बनेगा। नाम पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह के बाद में पृथ्वी सिंह सामंत बना। आपने देखा पहले कि 1906 से 1914 तक सामंत था। इसको गोद लिया था कामा भरतपुर से। कामा, कामा से क्यों लेके आया? अशोक परमार कहां से आया था? जगनेर भरतपुर से आया था। अपने मूल रियासत में वहां गया, अपने पुराने गांव गया, वहां से अपने परिवार का किसी एक अपने नजदीकी रिश्तेदार को गोद लिया और यहां अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित किया था। पृथ्वी सिंह 1906 के अंदर इधर का सामंत बना। पृथ्वी सिंह बाहर का आदमी था, बिजोलिया की जनता से कोई लगाव था नहीं और उसने आते ही जनता पर खूब सारे टैक्स लगाए और सबसे पहला टैक्स लगाया तलवार बंधाई। पृथ्वी सिंह ने कौन सा टैक्स लगाया? तलवार बंधाई। क्यों लगाया? वास्तव में तलवार बंधाई, तलवार बंधाई वास्तव में मेवाड़ रियासत लिया करती थी बिजोलिया उपरमाल जागीर से। यानी उपरमाल में जो नया सामंत बनेगा ना, वो मेवाड़ के राणा को टैक्स देगा। किस चीज का? जागीर का नवीनीकरण शुल्क हुआ करता था, उत्तराधिकार शुल्क हुआ करता था। यानी पहले ये जागीर कृष्ण सिंह के नाम थी, अब नया मालिक बना इसका पृथ्वी सिंह, तो ये नवीनीकरण शुल्क है। हम कोई भी नई चीज खरीदते हैं, किसी दूसरे आदमी के नाम से ट्रांसफर करवाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, अपने पिता की प्रॉपर्टी अपने नाम आएगी तो अपने टैक्स लगेगा। कृष्ण सिंह की जो जागीर पृथ्वी सिंह के नाम की है, नवीनीकरण शुल्क लगा है, मेवाड़ रियासत को देना पड़ेगा। लेकिन इस पृथ्वी सिंह ने क्या किया? ये जो टैक्स था ना, ये जनता पर लगा दिया कि देखो भाई, मैं पृथ्वी सिंह बिजोलिया का ऊपरमाल का जागीरदार बनाऊं, राजा बनाऊं। देखो मुझे तो जरूरत थी नहीं राजा बनने की, तुमने बुलाया, तुमने गोद लिया, तुम्हें राजा की जरूरत थी, तुम टैक्स भरो। तलवार बंदाई कर लगाया जनता पर। जनता पर लगाया, जनता ने कहा कि यार ये पहले तो कभी लगा ही नहीं, तू ही लगा रहा है अब की बार। सामंत ने कहा कोई बात नहीं, कई चीजें पहली बार ही होती है, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। जबरन टैक्स लिया, तलवार बंदाई कर लिया। तलवार बंदाई यानी कि पृथ्वी सिंह जब सामंत बना तो उसकी ताजपोशी पे जो खर्चा लगा, उसका उत्तराधिकार शुल्क था, वो सारा टैक्स जनता पर लगाया। जनता पर तलवार बंदाई नया बोझ आ गया था। दूसरा, ठीक है, एक तलवार बंदाई लगा वो तो अलग। 1905 में जो इस कृष्ण सिंह ने किसानों को छूट दी थी, वो छूट समाप्त कर दी। बेकार वापस प्रारंभ कर दिया, चौरी कर फिर बढ़ा दिया, भू राजस्व बढ़ा दिया। लोगों ने फिर विरोध किया। लोगों ने कहा यार ये नया सामंत है, ये तो और ज्यादा शोषणात्मक काम कर रहा है। और इसने स्पष्टतः अपने अधिकारियों को, जो नए पटेल नियुक्त किए थे, उनको स्पष्ट आदेश दिया कि किसी को कोई छूट का प्रावधान नहीं होना चाहिए और पूरा का पूरा टैक्स वसूल करना है। किसानों ने विरोध किया इस बात का। बाहर का आदमी था, इसका एक ही सपना था, अपना सपना मनी मनी, रुपए कमाने, जितने ज्यादा कमाओ कमा लो। जनता के साथ कोई लगाव था नहीं, जनता के साथ लगाव होता तो शायद थोड़ी छूट कर देता। लेकिन बाहर का आदमी था, इसने खूब सारे टैक्स लगाए, शोषण किया। जनता ने लगातार लगातार विरोध किया इस बात का। इसने इस उनके आंदोलन का दमन किया लगातार। 1913 के अंदर, 1913 तक आ गई ये स्थिति, 6 से 13 तक पहुंच गई, किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। 1913 में किसानों ने एक कड़ा फैसला लिया और किसानों ने कहा कि हम खेती करेंगे ही नहीं, भूमि पड़त छोड़ दी। 1913 में किसानों ने भूमि पड़त छोड़ दी। और भूमि पड़त यानी कि भूमि पर हल नहीं चलाया। पड़त छोड़ना मतलब हल नहीं चलाना। भूमि पड़त छोड़ दी तो अब ठाकुर और नाराज हुआ और इसने कहा कि जो जो इनके नेता है, जो जो आंदोलन का किसान है, इनका दमन करो। साधु सीताराम दास को, बिजोलिया का, जो बिजोलिया के अंदर नौकरी किया करते थे, लाइब्रेरियन थे, उनको 1913 के अंदर निष्कासित कर दिया, यानी कि लाइब्रेरियन के पद से मुक्त कर दिया। इधर लोकल लीडर थे, प्रेमचंद भील था, फतेहकरण चारण थे, उन लोगों को खूब टॉर्चर किया, खूब डराया धमकाया, उनको यहां से निष्कासित कर दिया। नाथूलाल कामदार थे, रामजी लाल सुनार थे, खूब सारे लोग थे। उन लोगों को सबको आतंकित किया, मारा पीटा बकाया। इधर से बिजोलिया से, उपरमाल से उनको निष्कासित कर दिया। जब ऐसे दमन पे आ गया तो अब किसान क्या कर सकते थे? लेकिन लेकिन 1914 में, 13 में जब इसने इतने दमनात्मक काम किए तो ईश्वर ने देखा और 1914 में
इसको अपने पास बुला लिया। बिजोलिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। इसका बेटा था केसरी सिंह। केसरी सिंह था अल्प वयस्क, उम्र कम थी, छोटा था, प्रशासन संभाल नहीं सकता था। मेवाड़ रियासत ने इस ओर ध्यान दिया कि यार बिजोलिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह की तो मृत्यु हो गई, तो अब नया सामंत बनाए किसको, कि उसका बेटा केसरी सिंह वो बनेगा। यार केसरी सिंह तो शासन संभाल नहीं सकता, कि चलो एक काम करते हैं। मेवाड़ रियासत क्या किया करती थी, जो शासन प्रशासन चलाने में असक्षम हुआ करते थे, वहां खुद के प्रशासक अपॉइंट कर दिया करते थे। और मेवाड़ सरकार ने क्या किया, केसरी सिंह जो अल्प वयस्क था, जो शासन संचालित नहीं कर सकता था, बिजोलिया ठिकाने को मुसरमात कर दिया। मुसरमात यानी कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर दिया। कोर्ट ऑफ वार्ड्स। और वहां सीधे मेवाड़ से दो अधिकारी अपॉइंट कर दिए। सीधे मेवाड़ से दो अधिकारी अपॉइंट किए, एक था अमर सिंह राणावत, बिजोलिया का प्रशासक बनाया। एक डूंगर सिंह भाटी, नायब नियुक्त कर दिया था। अमर सिंह राणावत को बिजोलिया का प्रशासक और डूंगर सिंह भाटी को नायब नियुक्त कर दिया था, और बिजोलिया को सीधा मेवाड़ के अधीन कर दिया था। 1914 तक ये कहानी थी। हम प्रथम चरण पढ़ रहे हैं, 1914 तक पहुंच गए। प्रथम चरण 1897 में शुरू हुआ था, 1914 तक चला था। देखो हमने क्या पढ़ा, देखो 1897 में बिजोलिया में धाकड़ किसान गिरधरपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के घर इकट्ठे हुए थे मृत्यु भोज के दौरान। साधु सीताराम दास जो लाइब्रेरियन थे, इनकी सलाह पर नानजी पटेल जो बेरिसाल गांव के थे, और ठाकरी पटेल जो कि गोपाल गांव के थे, मेवाड़ महाराणा के पास ठाकुर कृष्ण सिंह के विरुद्ध शिकायत करने उदयपुर पहुंचे। उदयपुर पहुंचे साधु सीताराम दास, ये साधु सीताराम दास का फोटो लगा रखा है, और ये बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक, क्योंकि शुरुआत तो इन्होंने की है। आग लगाने का काम देखो, ये देखो गिरधरपुरा गांव में इकट्ठे हो गए, और साधु सीताराम दास, शुरुआत तो इन्होंने की, जाओ शिकायत करके आओ तुम। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक पिता हैं साधु सीताराम दास, किसके, बिजोलिया के पापा। राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को महाराणा ने जांच हेतु बिजोलिया भेजा, जिसने किसानों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठाकुर कृष्ण सिंह ने नानजी और ठाकरे पटेल को ऊपरमाल से निष्कासित कर दिया, ध्यान रखना, ऊपरमाल से निष्कासित कर दिया। 1899 ईस्वी में अकाल यानी छपनिया अकाल के दौरान किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। 1903 में कृष्ण सिंह ने चौमरी कर लगाया था। चौमरी कर की मैंने सारी कहानी बता दी आपको। यह कर किसान को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 5 रुपए ठिकाने को देना होता था। ये यहाँ पर इतिहासकार प्रमोद है, प्रमोद, इतिहासकार प्रमोद तो बताते हैं 5 रुपए था। अच्छा, इसमें एक और शर्त थी, देखो ये और बताऊं मैं तुम्हें। 5 रुपए तो ठिकाने को देना ही होता था। जो लड़का लड़की के साथ विवाह, जो वर आएगा, जो दुल्हा होगा, वो मेवाड़ के इसके बिजोलिया के ठिकानेदार के पास जाएगा, चल के दंडवत प्रणाम करेगा, और वहां उससे दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद लेके उससे अनुमति लेगा, साहब मैं आपकी रियासत की, आपकी जागीर की बेटी के साथ विवाह करने जा रहा हूं, मुझे अनुमति दो। अब देखो, कोई पिता अपने दामाद की, जो नया वर आया है, उसका ऐसे अपमानित तो कैसे करना सहन कर ले। तो लोगों ने इस बात का विरोध किया। रामप्रसाद व्यास, शंकर साहिब सक्सेना, दो नाम ढंग के इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कभी भी पूछा जा सकता है कि 13 रुपए बिजोलिया में जो चौमरी कर था वो किसके अनुसार है, तो रामप्रसाद व्यास और शंकर साहिब सक्सेना के अनुसार 13 रुपए था। किसानों ने विरोध स्वरूप 2 वर्ष तक कन्याओं का विवाह नहीं किया, और 1905 में अपने विवाह योग्य 200 कन्याओं सहित राव के समक्ष उपस्थित हुए। ठाकुर ने किसानों को अपमानित किया, और क्या ठाकुर ने कहा था कि अपनी बेटियों को बाजार में बेच दो और तुम चमड़ी कर जमा करवा दो। अपमानित हुए तो किसानों ने अक्षय तृतीया के दिन हल नहीं चलाया और ग्वालियर पलायन कर गए, यहां से ग्वालियर राज्य चले गए। ठाकुर ने कर कम करने की घोषणा की, 1905 की बात है, टैक्स कम कर दिए। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात पृथ्वी सिंह कामा भरतपुर से आया था, बिजोली का ठाकुर बना, और मेवाड़ राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकार या नवीनीकरण शुल्क था, तलवार बंदाई, वो जनता पर लगाया। मेवाड़ राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकार शुल्क या नवीनीकरण शुल्क, नाम है तलवार बंदाई। ये तलवार बंदाई कर जनता पर लगाया। 1905 में दी गई रियायतें समाप्त कर दी। कृष्ण सिंह ने जो 1905 में छूट दी थी वो समाप्त कर दी। 1913 में किसान विरोध स्वरूप किसानों ने भूमि को पड़त रखा। भूमि पड़त रखना मतलब जमीन खाली छोड़ दी, उसको जोता नहीं। किसानों का ठाकुर ठाकुर ने किसानों का दमन किया,
और ठाकुर ने साधु सीताराम दास को पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया, लाइब्रेरियन की नौकरी से निष्कासित कर दिया। लोकल लीडर कौन-कौन थे? प्रेमचंद भील थे, फतेहकरण चारण थे, ब्रह्मदेव थे, नाथूलाल कामदार थे और रामजीलाल सुनार थे। ये लोकल लीडर थे। पूछा जाए, सिंपल क्वेश्चन बने कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण में स्थानीय नेता कौन-कौन से थे? और अब देखो दूसरे चरण में नेता अलग आ जाएंगे। तो अब दूसरे चरण और प्रथम चरण के नेताओं का ध्यान रखना। प्रथम चरण में कौन-कौन थे? साधु सीताराम दास से आंदोलन प्रारंभ हो रहा है। उसके बाद में 2 नाम हमने नानजी और ठाकरे पटेल के पढ़े थे। उसके बाद में ये देखो प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव, नाथूलाल कामदार और रामजीलाल सुनार। ये लोकल लीडर थे जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, चलाया था। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, तो मेवाड़ सरकार ने ठिकाने को मुसरमात या कोर्ट ऑफ वार्ड्स कर दिया था। मुसरमात यानी कि सीधा मेवाड़ के अधीन कर दिया था। अमर सिंह राणावत को बिजोलिया का प्रशासक तथा डूंगर सिंह भाटी को नायब नियुक्त कर दिया था। प्रथम चरण में किसानों को ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। ये प्रथम चरण था। 1897 से 1915 तक चला था। अच्छा, 1914 या 15, ये कई जगह थोड़ा-सा रहता है, तो इसमें 14 या 15 दोनों ही चलते हैं। आप जैसा ऑप्शन मिले, आपको कोई नहीं पूछेगा एग्ज़ैक्ट बताओ, मिलेगा भी, तो भी एक ही विकल्प मिलेगा, 14 या 15 दोनों में से। तो ये पहला चरण था अपना। हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले मेवाड़ रियासत या किसी भी रियासत में भूमि के प्रकार पढ़े थे, इसके प्रकार पढ़े थे। बिजोलिया राजस्थान में किसान आंदोलन के कारण पड़े थे। बिजोलिया की स्थिति पड़ी थी कि बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम शरण ठिकाना था। धाकड़ जाति के किसान थे। 1527 खानवा के युद्ध में भाग लेने के कारण राणा सांगा ने अशोक परमार को ये जागीर भेंट की थी, ऊपरमाल की, जिसका सदर मुकाम बिजोलिया था। यहाँ पर जो केशवदास ठाकुर थे इधर के, उन्होंने मराठों से बिजोलिया को मुक्त करवाया था। बाद में गोविंद दास भी अच्छे ठाकुर थे, किसानों के साथ संबंध अच्छे थे। लेकिन 1894 में कृष्ण सिंह सामंत बने थे। उन्होंने किसानों ने उनका विरोध किया था, आंदोलन प्रारंभ हुआ था। फिर हमने आंदोलन का कारण पढ़ा था। भू राजस्व अधिक था, लाटा-कुंता थी, बेगार थी, चौरीकर था, तलवार बंधाई थी, सिंगोटी थी, खिचड़ी लाग थी, अलग कमठा लाग थी, अलग-अलग प्रकार के कर थे। आंदोलन सबसे लंबा चलने वाला था, मैराथन आंदोलन था, अहिंसात्मक आंदोलन था, संगठित आंदोलन था, व्यापक था। 1897 से 1941 44 साल तक चला था, इसलिए इसे राजस्थान का मैराथन आंदोलन बोलते हैं। ये मैराथन वाली कहानी भी मैं आगे आपको बताऊंगा, मैराथन क्यों नाम दिया। इसे मैराथन आंदोलन कहते हैं। और इसके 3 चरण थे, 1897 से 1915, 1915 से 1923, 1923 से 1941। प्रथम चरण में लोकल लेवल पे चला था, द्वितीय चरण में राष्ट्रीय लेवल पे फेमस हो गया था, तीसरा चरण इसका पतन का काल था। उसके बाद हमने मेवाड़ के महाराणा पढ़े थे कि 2 मेवाड़ के महाराणा थे इस दौरान। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह 1884 से 1930 तक रहे थे और मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह 1930 से 1948 एकीकरण तक रहे थे। जब बिजोलिया में किसान आंदोलन चला था, उस दौरान 2 मेवाड़ के राणा थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बिजोलिया के जागीरदार कौन-कौन थे। हमने पढ़ा कृष्ण सिंह 1994 से लेके और 1894 से 1906 तक थे। और उसके बाद पृथ्वी सिंह उनका बेटा दत्तक पुत्र बना था 1906 से 1914। केसरी सिंह जो अल्पवयस्क था 1914 के पश्चात सामंत बना था। ये 3 सामंत थे। कृष्ण सिंह के समय आंदोलन प्रारंभ हुआ था। हमने प्रथम चरण पढ़ा कि गिरधरपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के घर से आंदोलन प्रारंभ हुआ था। साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी और ठाकरे पटेल उदयपुर पहुंचे बिजोलिया के ठाकुर की शिकायत करने मेवाड़ महाराणा के पास। मेवाड़ महाराणा ने हामिद हुसैन जांच आयोग गठित किया था। उसने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी थी और कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बिजोलिया के ठाकुर कृष्ण सिंह ने नानजी और ठाकरे पटेल को ऊपरमाल से निष्कासित कर दिया था और वो काफी समय बाद टैक्स भर के, जुर्माना भर के और वापस आए थे बिजोलिया के अंदर। 1899 में छपनी अकाल पड़ा, किसानों की स्थिति और ज्यादा खराब हुई थी। 1903 में चमरी कर लगाया गया था। प्रमोद के अनुसार 5 रुपए और रामप्रसाद व्यास और शंकर साय सक्सेना के अनुसार 13 रुपए चमरी कर था, जो किसान को अपनी बेटी के विवाह के उपलक्ष्य में ठिकाने को देना होता था। किसानों ने इस बात का विरोध किया, 2 साल तक बेटियों का विवाह नहीं किया और 200 कन्याओं सहित 1905 में ठाकुर के पास पहुंचे। ठाकुर के पास पहुंचे तो ठाकुर ने उनका अपमान किया और बिजोलिया के जो किसान थे उन्होंने अपना बिजोलिया रियासत छोड़ के और ग्वालियर की तरफ पलायन किया। ठाकुर ने अपनी बात स्वीकार की, उसने किसानों को टैक्स कम करने के लिए राजी किया, किसानों को राजी किया और अपने बिजोलिया के अंदर वापस रखा उनको। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। नया सामंत पृथ्वी सिंह बना था, जो कामा भरतपुर से पृथ्वी सिंह ने गोद लिया था और उसने आते ही नया टैक्स लगाया, तलवार बंधाई, जो उत्तराधिकार शुल्क था, नवीनीकरण शुल्क था, जो मेवाड़ रियासत को दिया करता था ठाकुर, लेकिन उसने जनता पर लगा दिया। उसके 1905 में
जो कृष्ण सिंह ने टैक्सों में छूट दी थी, वो वापस पुनः शुरू कर दिए। किसानों ने फिर विरोध किया। 1913 में भूमि को पड़त रखा। उसने किसानों को दमन किया। साधु सीताराम दास को ठिकाने की नौकरी से निष्कासित कर दिया। जो फतेहकरण चारण, ये प्रेमचंद भील और ब्रह्मदेव, नाथूलाल कामदार, सुनार वगैरह, ये जो ब्रह्मदेव, ये जो लोकल लीडर थे यहाँ के, इनको टॉर्चर किया, इनको अपमानित किया और बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। अब जब 1914 के अंदर ठाकुर पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई, तो नया ठाकुर बना केसरी सिंह। वो अलप वयस्क था और मेवाड़ रियासत ने ठिकाने को मुसलमात कर दिया, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर दिया, यानी कि अपने प्रशासक अपॉइंट कर दिए। प्रशासक बनाया अमर सिंह राणावत को और एक नायब नियुक्त कर दिया था डूंगर सिंह भाटी को। और अब मेवाड़ रियासत बिजोलिया का प्रशासन संचालित कर रही है। ये बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण था। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपको उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। आप इस क्लास को देखना। मेरे यूट्यूब चैनल कमलवीर बेनीवाल के नाम से, हिस्ट्री के नाम से नया यूट्यूब चैनल बना है। इसको आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, आगे शेयर करना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना। और उसके बाद जैसे नियमित क्लास आपको मिलती रहेगी, कल फिर दूसरी क्लास मिलेगी। किसान आंदोलनों की सीरीज चला रहा हूँ। ये पूरी होने के बाद इसके एमसीक्यूज भी करेंगे अपने। और इस क्लास को निरंतर जारी रखूंगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का सहयोग बना रहेगा और आप इसी प्रकार से निरंतर मेहनत करते रहेंगे। मैं आपके लिए विद्यार्थी हित में सदैव प्रयासरत रहूंगा। धन्यवाद।